हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सीए एकाग्रता पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। कैसे हैं बच्चे लोगों? तो लगातार रिवीजन हम लोग कर रहे हैं इस वक्त के अंदर, और होप सो कि आप लोग भी बढ़िया रिवीजन इस वक्त के अंदर सारी चीजों के ऊपर लगा रहे होंगे, एकदम जबरदस्त वाला। अब सीन ऐसा है बच्चे लोगों कि हम लोग लगभग सेक्शन नंबर 1 से लगा करके खत्म कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 87 तक की हमारी जो बात है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज तक का सारा पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक बड़ा चैप्टर हमारे लिए रिवीजन के अंदर आ रहा है, जो है हमारा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, जिस पर अपने को बहुत जबरदस्त तरीके से बात करनी पड़ेगी बराबर से। अच्छा, आप अगर हमारी रेगुलर क्लासेस लेना चाह रहे हैं या फिर लाइव क्लासेस जो भी चल रही हैं उनको अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप एकाग्रता सीए पर जा सकते हैं और हमारी काफी सारी चीजों का बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं बच्चे लोगों। उसके लिए करना बस आपको ये है कि यार आप लोगों को सिंपली विजिट करना है या फिर कॉल कर सकते हो आप www.adda247.com पर आप कर सकते हैं विजिट, या फिर कॉल कर सकते हैं 9754455663 पर। 25% का ऑफ इस वक्त के अंदर है बच्चे लोगों, तो बढ़िया इस वक्त में आप लोग अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। डिस्काउंट इंडिपेंडेंस डे सेल जो है वो इस वक्त के अंदर चल रही है। सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट के हमारे जितने बैचेस हैं इन पर आप बढ़िया बेनिफिट ले सकते हैं बच्चे लोगों। और ऑफर जो ये 25% का फ्लैट ऑफ आप लोग देख रहे हो, ये ऑफर बढ़ करके हो गया है 19 अगस्त तक। देखिए, प्राइस हाइक जल्दी ही हो जाएगी, से पहले पहले आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। हमारी रिकॉर्डेड, हमारी लाइव क्लासेस, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, ग्रुप 1, ग्रुप 2 जो भी आप लेना चाहें वो लेकर के हमारे साथ में लाइव जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आप लोगों को जरूर जरूर लेना चाहिए। और जैसा आप जानते हैं, जनवरी 26 वाले हमारे जो स्टूडेंट है, मई 26 वाले जो स्टूडेंट है, वो इसका जबरदस्त वाला बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए जी, तो ये एक फटाफट से आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे दे दी है। और अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे लोगों आगे की तरफ, और आज का जो हमारा काम है उस पर बात करना शुरू करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था यार, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सेक्शन नंबर 88 से लगा करके बेसिकली तो 122 तक है। तो कोशिश करेंगे कि इसको हम वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करें। अगर लगा कि यार बहुत ज्यादा बड़ा कुछ हो रहा है, तो फिर हम इसको दो पार्ट के अंदर बच्चे लोगों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर हमारा 88 क्या कहता है भाई? 88 वाला जो हमारा सेक्शन है बच्चे लोगों, बहुत सिंपल बात करता है। जो अच्छा, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि यार जो भी लोग ये देख रहे होंगे उन लोगों ने एक बार अपना कोर्स जो है वो पूरा कंप्लीट कर रखा है। अच्छा, ये वन शॉट रिवीजन है, सुपर फास्ट रिवीजन है। जिनको डिटेल रिवीजन चाहिए भाई, तो मैं रोज आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल यहीं पे आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो लॉजिकल रिवीजन सीरीज के नाम से पूरा लॉ मैंने रिवाइज करवा रखा है, वहां से आप इसका डिटेल कर सकते हैं। चलिए जी, तो बात शुरू होती है बच्चे लोगों सेक्शन नंबर 88 से। रजिस्टर मेंबर एंट्रीज इन द रजिस्टर शैल बी मेंटेन विद इन 7 days आफ्टर द अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज। बहुत सिंपल है। देखो, ये सिंपल बात कह रहा है बच्चे लोगों कि जो भी एंट्रीज रजिस्टर के अंदर आएंगी, रजिस्टर मेंबर में, डिबेंचर होल्डर में, अदर सिक्योरिटी होल्डर में, वो 7 days के अंदर अंदर जब भी आपने अलॉट किया, ट्रांसफर किया, कुछ भी किया, 7 दिन में रजिस्टर में एंट्री हो जानी चाहिए। ये रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा कंपनी के रजिस्टर ऑफिस के ऊपर बच्चों। बहुत सिंपल है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे ये बन जाता है कि अगर ये रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं पे मेंटेन करना है तो भाई परमिसिबल है कि नहीं है? तो हमने कहा परमिसिबल है। द रजिस्टर मे बी मेंटेन एट एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, और एनी अदर प्लेस इन इंडिया जहां पे 10% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग हो, और उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। मतलब पहला ऑप्शन अपने पास में क्या है बच्चे लोगों की, कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर ही मेंटेन करे। दूसरे ऑप्शन में आया कि आप सेम सिटी, टाउन या विलेज के अंदर इसको कहीं पे मेंटेन करके रख सकते हो, या और कोई भी प्लेस जहां पे मोर देन 10% का शेयर होल्डिंग, मतलब शेयर होल्डर या कंपनी के मेंबर्स रहते हो 10% से ज्यादा। तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जोधपुर राजस्थान में है, कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर होल्डर अगर पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं और कंपनी चाहती है कि वहां पे रजिस्टर मेंटेन करना है, तो बिल्कुल परमिसिबल रहेगा। कंपनी ऐसा कर सकती है बच्चे लोगों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना? तो कंपनी के लिए बिल्कुल परमिसिबल है, कंपनी ऐसा कर सकती है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा। ये आप लोग इसमें ध्यान में रखने वाले हो। चलिए जी, now entries with respect to change in the status of member, entries thereof explaining the change। but obvious है, अगर आपने
किसी तरह का मेंबर के स्टेटस में चेंज हो रहा है, शेयर ट्रांसफर हो रहा है और कुछ हो रहा है, तो वो रीजन भी आपको उसमें लिखना पड़ेगा। अगर किसी तरह का कोई रेक्टिफिकेशन होता है रजिस्टर में किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से, जो अपन ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी बच्चों सेक्शन नंबर 59 में, चाहे ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से हम रजिस्टर में चेंज करते हैं, तो उस ऑर्डर का रेफरेंस भी आपको रजिस्टर के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला भी ऐसा ही है, रेफरेंस ऑफ ऑर्डर पास बाय द जुडिशियल रेवेन्यू अथॉरिटी और बाय सेबी और ट्रिब्यूनल अटैचिंग द शेयर। अगर किसी के शेयर अटैच हो जाता है बच्चे लोगों, अटैच का मतलब क्या हुआ, अगर उसके शेयर उससे लेकर के भेजे जा रहे हैं किसी भी पेनल्टी के अगेंस्ट में, तो वो चीज भी अपने को रजिस्टर के अंदर इंडिकेट करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ लिस्टेड जॉइंट वेंचर कंपनीज, द पर्टिकुलर ऑफ एनी प्लेज चार्ज लियन और हाइपोथेकेशन क्रिएटेड बाय द प्रमोटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय द प्रमोटर, उसमें प्लेजी या पॉनी का नाम क्या होगा, एंड इन फ्यूचर कोई भी रिवोकेशन भी अगर होता है, ठीक है, देयर इन शेल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर विद इन 15 डेज। अगर कंपनी के प्रमोटर्स लोगों ने अपना शेयरिंग पार्ट किसी लोन के बदले में प्लेज वगैरह करके रखा है बच्चे लोगों, तो वो प्लेजी कौन है, किस बैंक से लोन लिया रहेगा जिसके बदले में आपने प्लेज किया, उसका सारा डिटेल भी अपने को इसके अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एंट्रीज इन द रजिस्टर इंडेक्स शेल बी ऑथेंटिकेटेड बाय कंपनी सेक्रेटरी के इस पे साइन होंगे, और एनी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ऑथराइज करे वो इस पर साइन करेगा। हर रजिस्टर जो है उसमें अगर 50 से ज्यादा लोग हैं तो अपने को एक इंडेक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी। 50 या 50 से ज्यादा हो तो लेस देन 50 के अंदर अलग से कोई इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे लोगों की, अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। तो कुछ चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। नाउ व्हाट अबाउट फॉरेन रजिस्टर, ऑप्शनल है, मर्जी हो तो बनाए, कंपनी नहीं भी बनाए। कंपनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एनी फॉरेन रजिस्टर, आरओसी को एक नोटिस देगी और उसमें एड्रेस पूरा बताने वाली है कि भाई आपने रजिस्टर को कहां पे मेंटेन किया। ठीक है, अच्छा, अगर कंपनी कोई भी सिचुएशन में चेंज करती है किसी तरह का, या डिसकंटिन्यू कर देती है फॉरेन रजिस्टर का मतलब जो हमारे फॉरेन शेयर होल्डर है उनकी डिटेल्स वहां मेंटेन हो जाए, तो भी आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसको कंपनी के मेन रजिस्टर का पार्टी अपने को समझना है, अलग से नहीं है। मेंटेन उसी फॉर्मेट में होगा जैसे कंपनी अपना प्रिंसिपल रजिस्टर मेंटेन करती है। इसके इंस्पेक्शन के, क्लोज के, समरी लेने के, कॉपीज वगैरह लेने के, वो सारे रूल वही लगेंगे जो प्रिंसिपल रजिस्टर के, जो इसी चैप्टर में बच्चों अपन लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, एडवर्टीजमेंट अगर आपको क्लोजिंग द रजिस्टर का करना है तो अपन वैसे तो नॉर्मली पढ़ेंगे अभी कि क्लोज करने के 7 डेज पहले कंपनी देती है। अगर फॉरेन रजिस्टर क्लोज करना है कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो शेल बी इंसर्टेड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, आपको 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, सर्कुलेटिंग इन द प्लेस वेयर इन फॉरेन रजिस्टर इज केप्ट। फॉरेन रजिस्टर जहां यूएस में मेंटेन हो रहा है तो वहां के 2 न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। एंड कॉपी ऑफ एवरी एंट्री इन फॉरेन रजिस्टर विद इन 15 डेज आफ्टर द एंट्री इज मेड ट्रांसमिट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया। फॉरेन रजिस्टर में जब भी कोई एंट्री आएगी उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो यहाँ पे इंटीमेट हो जाएगी और यहाँ के रजिस्टर में भी एंट्री कर लेंगे, क्योंकि हर कंपनी एक डुप्लीकेट रजिस्टर मेंटेन करेगी यहाँ पे भी फॉरेन रजिस्टर का, तो वहां से एंट्री हुई, यहाँ पे भी एंट्री कर दी। अगर कोई भी फॉरेन रजिस्टर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो जितनी भी एंट्रीज उसमें है या तो मेन रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएंगी यहाँ पे, या किसी और फॉरेन रजिस्टर में ट्रांसफर हो सकती है। शेल बी ट्रांसफर इन सम अदर फॉरेन रजिस्टर, और कोई आपने मेंटेन कर रखा है, नया ओपन कर रहे हो तो वहां पे शिफ्ट होंगी, और नहीं तो फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी बच्चों, जो प्रिंसिपल रजिस्टर है वहां पे शिफ्ट हो जाएंगी। ये अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। बराबर क्लियर है? आई थिंक कोई टेंशन नहीं। चलिए जी, अगले प्रोविजन की तरफ चलेंगे बच्चे लोगों एकदम फटाफट से, और हमारा अगला प्रोविजन क्या कहता है भाई, समझिएगा। डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। Registered shareholder shall make a declaration to the company specifying the name and other particular of a beneficial holder। बच्चों सुनिएगा, तो सेक्शन नंबर 88 तो अपना यहाँ पे खत्म हुआ, मेनली रजिस्टर्ड से रिलेटेड बहुत सारी बातें करता है। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास में दो एक जैसे 89 और 90, तो इनके कंसेप्ट को समझिएगा कि क्या है। आप लोग जानते हो कंपनी में 2 तरह के बेनिफिशियल शेयर होल्डर हो सकते हैं। सपोज करिए कि भाई ए के शेयर जो है वो बी हेल्ड कर रहा है, लेकिन बी हेल्ड कर रहा है एज अ ट्रस्टी, अपन ने पढ़ा हुआ है सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की शेयर एज अ ट्रस्टी लेती है वैसे। तो ये जो ट्रस्टी है ये एक्चुअल में इसका नाम वहां रजिस्टर्ड है, तो ये तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, लेकिन ए जो है ये हमारा बेनिफिशियल शेयर होल्डर है। तो सेक्शन 89 कहता है यार अगर ऐसा कुछ है तो दोनों एक दूसरे के बारे में डिक्लेरेशन करो। तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर शैल मेक अ डिक्लेरेशन बराबर टू द कंपनी, जिसमें वो बेनिफिशियल शेयर होल्डर का नेम और उसकी सारी डिटेल के बारे में बता देगा। सेम काम बेनिफिशियल शेयर होल्डर को भी करना है, उसको भी एक डिक्लेरेशन देना है जिसमें वो नेम और बाकी जो भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का डिटेल है बच्चों वो शो करेगा। मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस इंफॉर्मेशन देने वाले हैं।
इन फ्यूचर अगर इनके बेनिफिशियल इंटरेस्ट में कोई चेंज होता है तो उसके 30 डेज में भी उसकी इंफॉर्मेशन आप आरओसी को देने वाले हो, सॉरी, मेक अ डिक्लेरेशन टू द कंपनी, कंपनी को देने वाले हो। तो बेनिफिशियल शेयर होल्डर, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के बारे में, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, बेनिफिशियल शेयर होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन कंपनी को देंगे 30 डेज में, और कंपनी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है बच्चों आगे आरओसी को फाइल करने वाली, अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कंपनी के पास इंफॉर्मेशन आएगी वहां से 30 डेज में कंपनी आगे फॉरवर्ड कर देगी, अपन लोग ध्यान में रखेंगे। No right in relation to any share in respect of which a declaration is required to be made under this section, but not made by the beneficial owner. अगर बेनिफिशियल ओनर की तरफ से ऐसी डिक्लेरेशन नहीं आती है तो उन शेयर से रिलेटेड जो भी राइट है, कल को बोनस शेयर मिलेंगे, राइट शेयर मिलेंगे, और कोई भी जो राइट्स है वो सारे के सारे बच्चों एक बार रोक दिए जाएंगे, है ना। तो बहुत क्लियर है, नो राइट इन रिलेशन टू एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बट नॉट मेड बाय द बेनिफिशियल ओनर, तो बच्चों रोक दिए जाएंगे। लेकिन इससे कंपनी के डिविडेंड पे करने पे कोई असर नहीं आएगा, कंपनी बाकी मेंबर्स को डिविडेंड वैसे ही पे करेगी, इनके जो राइट्स है वो रोक दिए जाएंगे बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कल को नोटिफिकेशन इशू करके उन क्लास ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकती है एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, अगर उनको लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो इस तरह का कोई भी डिक्लेरेशन करना कि भाई रजिस्टर्ड वाला बेनिफिशियल के बारे में डिक्लेयर करे, बेनिफिशियल वाला रजिस्टर्ड के बारे में डिक्लेयर करे, ऐसा एग्जम्प्ट भी कर सकती है बच्चे लोगों, ये अपने को सिंपली यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बहुत क्लियर हो गया, एकदम आसान काम है। चलिए जी, अब इसी में बच्चों एक और आता है सेक्शन हमारे पास में 90। हम कहते हैं जो भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल, सिग्निफिकेंट कौन हुआ, नाम से पता लग रहा है जो हमारे कंपनी का इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर है लेकिन छुपा हुआ है, मतलब जो डायरेक्टली शेयर नहीं ले रहा है, इनडायरेक्टली ले रहा है, या डायरेक्टली ले रहा है तो भी इनडायरेक्टली के साथ मिलकर ले रहा है। तो जहां कंपनी को लग रहा है छोटा मोटा शेयर होल्डर है लेकिन वो एक सिग्निफिकेंट होल्डिंग कर चुका है। अब बेसिकली सिग्निफिकेंट होल्डिंग का मतलब एट प्रेजेंट है वो तो 10% से है। तो एसबीओ एक ऐसा इंडिविजुअल है जो एक्सरसाइज कर रहा है राइट ऑफ एंटाइटलमेंट इन द रिपोर्टिंग कंपनी बाय वे ऑफ होल्डिंग। अब बच्चों या तो 10% के शेयर है, 10% का वोटिंग राइट है, या जिसको 10% से या उससे ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है इन द रिपोर्टिंग कंपनी, जिस कंपनी के अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वो इंडिविजुअल बंदा है बच्चों जिसके पास में 10% का शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट या डिविडेंड पावर है। लेकिन जैसा मैंने कहा ये डायरेक्टली नहीं ले रहा है ना, तो सपोज करो कि आज एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसमें मैंने शेयर ले रखे बच्चों 2%, तो हो सकता है किसी की नजर ही नहीं है कि 2% है, ये तो मैंने डायरेक्टली ले रखे, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने अपनी कंपनी के थ्रू इस के बच्चों ले रखे हैं करीब करीब 10% शेयर, या मान लो 9% शेयर, तो 9 और 2 मिलाकर के 11% हो जाएंगे। तो आई एम एसबीओ ऑफ दिस कंपनी, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लॉ ये कहता है अगर आप एसबीओ हैं भाई तो ऐसा आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, है ना, विद इन 90 डेज जब भी आप ऐसा रिलेशन आपका बना। हाँ, अब ये है कि ये तो तब था जब ये सेक्शन आया था, रिपोर्टिंग कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल द सेट डिस्क्लोजर विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग इंटीमेशन बाय द एसपीओ। तो ये डिक्लेरेशन करना अब जरूरी हो गया बच्चे लोगों, ताकि कंपनी पर कोई अनयूजुअल तरीके से होल्ड या कंट्रोल नहीं कर ले। तो कौन आप एसबीओ हो तो आपको बताना पड़ेगा, खास करके जब आप इनडायरेक्टली ले रहे हैं। अच्छा, अगर कल को कोई इसमें चेंजेस भी होते हैं तो उसके बारे में भी अपने को 30 डेज के अंदर कंपनी को बताना है, कंपनी आगे आरओसी को बताएगी। अच्छा, अगर ये वाला जो पैराग्राफ आप देख रहे हो ये तो अब हो गया बच्चों 2019 में जब ये नया एसपीओ का प्रोविजन आया था तब ये कहा गया था कि भाई आपको इस 90 दिन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर ऐसा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो अब ये चीज तो बीत गई, मतलब हो गई। एवरी कंपनी शेल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ द इंटरेस्ट डिक्लेयर बाय द इंडिविजुअल एंड चेंजेस देयर। बाकायदा हर कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी बच्चे लोगों, जिसमें इस तरह का जो भी एसबीओ आप है और उसमें जो चेंजेस है उसको लिखना पड़ेगा। Register shall be open for inspection at such reasonable time, not less than 2 hours on every working day, as the board may decide by any member of the company on payment of fees। अगर कोई एसबीओ रजिस्टर चेक करना चाह रहा है तो वर्किंग डे के ऊपर मिनिमम 2 दिन कंपनी प्रोवाइड करेगी, फीस देके आप चेक कर सकते हैं एवरी। अच्छा, अब ये तो हुआ कि हम चाह रहे हैं वो खुद डिक्लेयर करे, लेकिन कई बार होगा ना जो सच में छुप के लेना चाह रहा है वो ऐसे डिक्लेरेशन करेगा ही नहीं करेगा, तो कंपनी शैल टेक नेसेसरी स्टेप टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल जो एसबीओ है, ठीक है। तो कंपनी नोटिस इशू कर सकती है जिसमें कंपनी को अगर ऐसा डाउट लग रहा है कि यार कोई बंदा जो है वो या तो एसबीओ है या एसबीओ के बारे में जानता है, या पिछले 3 सालों में कभी वो एसबीओ रहा है, हैव बीन अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ नोटिस इशू। मतलब नोटिस इशू करने के पहले 3 सालों में वो बंदा एसबीओ था, ऐसा कंपनी को डाउट हो रहा है, या एसबीओ के बारे में जानते हैं अभी एसबीओ है तो उसको नोटिस इशू होगा।
और उसको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा बच्चे लोगों नोटिस की डेट से कि भाई जो इन्फॉर्मेशन हमको है ये इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करे। अब दो बातें होंगी बच्चों, जिस पर्सन को नोटिस दिया या तो वो इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं, या अगर देगा तो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी, हो सकता है भाई या तो देगा ही नहीं, दे रहा है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो कंपनी शेल अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल के पास जाएगी विद इन 15 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाई इन द नोटिस फॉर एन ऑर्डर रेस्ट्रेनिंग द राइट अटैचिंग विद द शेयर्स। तो ट्रिब्यूनल के पास में कंपनी जाएगी और बोलेगी कि भाई इफ दैट पर्सन फेल्स टू गिव इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो ये लोग ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे वहां से 15 दिन के अंदर, टाइम एक्सपायर होने के, ठीक है, जो टाइम अपन ने 30 दिन का उनको दिया था, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सर इन शेयर्स के जितने राइट्स हैं इनके ऊपर जो मिल रहे हैं उनको सर एक बार रोक दो आप लोग, है ना, तो रेस्ट्रेन कर दो। ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज को जो भी है वो सुनने के बाद में मेक सच ऑर्डर रेस्ट्रेनिंग द राइट अटैच विद द शेयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। 60 दिन के अंदर अंदर अगर ट्रिब्यूनल को ठीक लगा तो वो सारे के सारे राइट्स रोक देगा। अब वो जो पर्सन है, कंपनी और पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए या रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। बच्चों सुनना, ट्रिब्यूनल ने तो राइट्स रोक दी, अब अगर आपको ये रेस्ट्रिक्शन हटाना है तो 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा कि भैया रेस्ट्रिक्शन हटाओ। अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं दिया 1 साल के अंदर अंदर, तो ये शेयर सारे के सारे बच्चों बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के सारे राइट्स के साथ में ट्रांसफर हो जाएंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को। उसमें अपन ये चीज पढ़ते भी है बच्चे लोगों कि अपने को सिंपल ही ध्यान में रखना है, बराबर से, तो बहुत क्लियर मैटर हो गया। तो ये अपना एसबीओ का एक कंसेप्ट है। लेकिन बच्चों एक चीज और है, ये जो एसबीओ के कंसेप्ट अपन ने पढ़े ये इन कंपनीज पर नहीं लगते हैं। अगर शेयर्स जो हैं वो किसी कंपनी में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने ले रखे हैं, होल्डिंग कंपनीज के पास में तो मोर देन 10% होता ही है, आप लोग जानते हो 50% से ऊपर होता है, उनको नहीं करना है डिक्लेरेशन। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने ले रखे हैं, उनकी किसी एंटिटी ने ले रखे हैं, या इन्वेस्टमेंट व्हीकल जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, इन लोगों ने मतलब एक तरह से इंस्टीट्यूशनल बायर से जिन्होंने मिलकर के, भाई पैसा लोगों का लगा हुआ है, इन्होंने मिलकर के शेयर परचेस किए, लेकिन ये चीजें सारी परमिसिबल हैं, है ना, या ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो आरबीआई, आईआरडीए या प्रोविडेंट फंड हमारा जो अथॉरिटीज है उन्होंने परमिशन दे रखा है बच्चे लोगों की भाई हाँ लोगों का पैसा है, आप इससे शेयर परचेस कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली वो लोग होल्डिंग कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ये अपन भी जानते हैं कि एक ग्रुप होल्डिंग वो वहां पे हो रही है, न कि किसी इंडिविजुअल अकेले बंदे के का पैसा है वो सारा का सारा, और दूसरा वो परमिसिबल भी है, तो उन पर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे, अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं कर रही है तो उस पर भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, ये आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है। तो ये सेक्शन नंबर हमारा 89 और 90 वाला है बच्चों, एसबीओ वाला, जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ अच्छा एक पॉइंट आता है क्लोजिंग और रजिस्टर का। आप लोग सब जानते हो कोई भी कंपनी कई बार अपने मेंबरशिप रजिस्टर को एंट्रीज करने के लिए, या कई बार होता है शेयर ट्रांसफर को एक एजीएम से पहले रोकने के लिए अपना रजिस्टर क्लोज करती है। क्लोज का मतलब उस टाइम पीरियड में शेयर का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये जो रजिस्टर क्लोज करना है मैक्सिमम 45 डेज इन ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज एट वन टाइम। एक साल में मैक्सिमम 45 दिन, लेकिन एक बार में 30 दिन से ज्यादा नहीं। कंपनी हैव टू गिव प्रायर नोटिस एटलीस्ट 7 डेज अबाउट डिस्क्लोजर। लेकिन ऐसा क्लोज करने के 7 दिन पहले उनको एक नोटिस देना रहेगा भाई, बराबर से एडवर्टीजमेंट जाएगा लोकल और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में बराबर। उसके अलावा कंपनी की वेबसाइट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई वेबसाइट बताए तो उस पर भी अपने को देना पड़ेगा ये कि भैया इतनी तारीख से इतनी तारीख तक रजिस्टर हमारा क्लोज है, इसमें कंपनी ट्रांसफर एप्लीकेशन नहीं लेने वाली है। तो एमसीक्यू के हिसाब से बढ़िया पॉइंट है। मैक्स बच्चों एक साल में 45 दिन और एक बार में 30 डेज से ज्यादा एक साथ ऑर्डर बंद का नहीं होगा, अपने को ध्यान में रखना। 7 डेज पहले नोटिस देना है। बढ़िया इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपका आता है 92। एक ही चीज लगातार इससे पूछी जाती है, एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एनुअल रिटर्न और फाइल करना है रजिस्ट्रार को 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। फिक्स क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन में ये भी आपसे पूछा जाएगा कि सर अगर एजीएम हुई नहीं हो तो क्या करना है, तो वेयर नो एजीएम इज हेल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। जब होने वाली थी वहां से 60 दिन के अंदर भेजो भाई, कौन मना कर रहा है तुमको। अब पर्टिकुलर्स क्या होंगे एनुअल रिटर्न के बच्चे लोगों, रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस प्रिंसिपल, आपका बिजनेस प्रिंसिपल एक्टिविटीज क्या है, आपकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज, और उसके अलावा कैश यानी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, इनका डिटेल। कैश का मतलब वो कैश मत समझ लेना,
तो हर कंपनी हर साल एजीएम के बाद 60 दिन में एजीएम नहीं हुई हो तो जब होने वाली होती है 30 सितंबर तक एजीएम करना होता है, वहां से आपको 60 दिन में एनुअल रिटर्न आरओसी को देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है बच्चों। इसमें क्या क्या आएगा देख लो, सिक्योरिटीज और शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया, मेंबर डिबेंचर होल्डर कौन है, क्या चेंजेस हुए हैं, प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी, याद करो इसलिए प्रमोटर की डेफिनेशन में भी अपन पढ़ते हैं वो बंदा जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा गया है ना। कुछ चेंजेस अगर हुए हो, मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमिटीज की कितनी मीटिंग हुई, डायरेक्टर केएमपी का रेम्यूनरेशन क्या है, पेनल्टी और पनिशमेंट इंपोज ऑन द कंपनी, डायरेक्टर या ऑफिसर उस पूरे साल में कोई पेनल्टी वेनल्टी कंपनी या डायरेक्टर के अगेंस्ट में लगी है वो भी आएगी। मैटर रिलेटिंग टू अगर कोई सर्टिफिकेशन इस बार अपन ने लिया है डिस्क्लोजर वगैरह का, उसका डिटेल भी आएगा बच्चे लोगों। और अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर जुड़ा है तो उसका सारा डिटेल भी यहाँ पे आने वाला है जो अपन लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, साइन कौन करेगा बच्चे लोगों, डायरेक्टर एंड सीएस, डायरेक्टर और सीएस। अगर ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, तो एनुअल रिटर्न साइन सिर्फ सीएस करेगा, और अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर करेगा। बच्चों सुनना भाई, नॉर्मली हमारी रिक्वायरमेंट में कौन है, डायरेक्टर प्लस सीएस है, ठीक है। लेकिन इन कंपनीज के लिए सीएस और सीएस नहीं है तो फिर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज वगैरह के लिए। एनुअल रिटर्न ऑफ अ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो फिर उसको सीएस इन प्रैक्टिस बी सर्टिफाई करेगा। ये तो अपॉइंटेड सीए था या सीएस इन सर्टिफाई, अपॉइंटेड सीएस था या सर्टिफिकेट सीएस जो इन प्रैक्टिस वाला पर्सन है बच्चे लोगों वो इसके ऊपर साइन करेगा। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या, आइदर या तो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए या ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चाहिए, टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा का हो तो सीएस इन प्रैक्टिस के साइन लगने वाला है, ठीक है। नाउ जो भी एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट है वो बोर्ड रिपोर्ट में आएगा। आजकल हम लोग वेबसाइट का एड्रेस डाल देते हैं, वेब एड्रेस ऑफ एनुअल रिटर्न, वहां जाकर के शेयर होल्डर पूरा डिटेल एनुअल रिटर्न का चाहे तो देख सकता है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, प्लेस ऑफ कीपिंग इंस्पेक्शन, प्लेस ऑफ कीपिंग तो मैंने पढ़ लिया भाई कहां रजिस्टर मेंटेन होता है, तो जो भी रजिस्टर इंडेक्सेस या रिटर्न है वो ओपन है इंस्पेक्शन के लिए ड्यूरिंग बिजनेस आवर एट सच रीजनेबल टाइम ऑन अ वर्किंग डे। तो मैंने आपको कहा था हर साल में सॉरी पर डे पर वर्किंग डे पे 2 आवर्स तो मिनिमम कंपनी ओपन रखेगी है ना। अब मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर कैन इंस्पेक्ट विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस। एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं ये लोग विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस, इन लोगों के लिए। और कोई अगर देखना चाह रहा है बच्चे लोगों तो पैसा, अच्छा ये लोग कॉपी अगर लेना चाह रहे हैं इस रजिस्टर की तो आपको 10 रुपीज पर पेज के हिसाब से मैक्सिमम फीस होती है, पैसा देकर के कॉपी लेना। तो इंस्पेक्शन इनके लिए फ्री है, एक्सट्रैक्ट लेना चाहे तो फ्री है, लेकिन पूरा कॉपी लेना चाह रहे हैं तो भाई 10 रुपए पर पेज मैक्सिमम रहेगा, उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये कॉपीज इनको 7 डेज के अंदर प्रोवाइड होगी, अपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर कोई अदर पर्सन इंस्पेक्शन करना चाह रहा है, कॉपी लेना चाह रहा है तो कर सकता है बच्चे लोगों, ठीक है। अदर पर्सन अगर इंस्पेक्शन करना चाहे, कॉपी नहीं, तो 50 रुपए मैक्सिमम ईच इंस्पेक्शन का फीस रहेगा, उतना देकर के वो इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, आरडी में ऑल्सो बाय ऑर्डर डायरेक्ट एंड इमीडिएट इंस्पेक्शन, बाकी तो 7 दिन होता है, इमीडिएट इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे लोगों, जो भी मेंबरशिप रजिस्टर होगा, भले ही वो फॉरेन रजिस्ट्री क्यों ना हो, मेंबरशिप वाला, शेयर होल्डर वाला, वो हमेशा प्रिजर्व करके रखना है कंपनी को, उसके साथ उसकी इंडेक्स संभाल के रखनी है परमानेंटली। बाकी सब 8 साल है लेकिन ये परमानेंटली। डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर है और कोई सिक्योरिटी होल्डर का रजिस्टर है, इनकी इंडेक्स है, और कोई फॉरेन रजिस्टर भी अगर मेंटेन है शेयर होल्डर के अलावा, तो वो बच्चे लोगों रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑफ सिक्योरिटी से 8 साल तक अपने को मेंटेन करके रखना है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल करते हो उसकी कॉपी भी 8 साल तक मेंटेन रहेगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स हैं बच्चे लोगों जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड नहीं करेगी। अपन ने कहा था ना कि आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, कॉपी ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, लेकिन ये इंफॉर्मेशन प्रोहिबिटेड है बच्चों, ये किसी को प्रोवाइड नहीं होगी। जैसे आप रजिस्टर देख रहे हो, लेकिन एड्रेस अगर आपको चाहिए शेयर होल्डर का, इन केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एड्रेस अगर आप चाह रहे हो मेंबर का, या बॉडी कॉर्पोरेट है तो रजिस्टर्ड एड्रेस उसका चाह रहे हो, नहीं मिलेगा। ईमेल आईडी उसकी डिस्क्लोज नहीं होगी, उसका जो यूआईएन एक तरह से आधार नंबर वगैरह हो गया वो डिस्क्लोज नहीं होगा, और पैन नंबर डिस्क्लोज नहीं होगा। तो इफ यू वांट टू चेक द रजिस्टर मेंबर, आप बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन जो है बच्चों प्रोवाइड नहीं होगी, ये अपने को मेनली ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। बराबर, बहुत क्लियर है, एकदम आसान हो गया। नाउ बच्चों, ये जो रजिस्टर इंडेक्सेस या कॉपीज हैं सारी की सारी, ये प्राइमा फेसी एविडेंस शो करती है। यहाँ पे प्राइमा फेसी एविडेंस का क्या मतलब हो गया,
कि भाई इसमें जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट साइड की बिल्कुल सही है, ऐसा प्रूफ काम में आ जाएगा बच्चे लोगों। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। दिस इज योर सेक्शन नंबर 95 जो आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हो। बराबर क्लियर हो गया। चलिए जी, अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। सेक्शन नंबर 96 बहुत प्यारा सेक्शन है, फटाफट से मेरे साथ स्टार्ट करिएगा। दिस इज सुपर फास्ट रिवीजन। मैं ये मान के चल रहा हूं यार सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, बस मेरे साथ में फटाफट रिकॉल कर लो। तो एजीएम की बात करें तो एवरी कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी इन ईच ईयर कॉल्ड एजीएम। हर कंपनी बच्चों ओपीसी को छोड़ करके साल में एक बार एक एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करेगी। एजीएम कहां होगी? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर होगी या और किसी प्लेस पे हो सकती है, लेकिन विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड है। बराबर। अगर बच्चों एक अनलिस्टेड कंपनी है तो वो इंडिया में किसी भी प्लेस पे मीटिंग कर सकती है, लेकिन ऑल मेंबर का कंसर्न लगेगा। भाई दो चीजें इंपॉर्टेंट, एनी प्लेस इन इंडिया, सिंगापुर करना चाहे नहीं कर सकती है, 90% मेंबर कंसेंट दे रहे हैं नहीं कर सकती है, ऑल का कंसेंट आना चाहिए जो आपने पहले ही राइटिंग है इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर लेके रखा है। तो इंडिया में आप किधर भी और अपना मीटिंग कर सकते हो अनलिस्टेड कंपनी के केस में। गवर्नमेंट कंपनीज के लिए एक और बेनिफिट है बच्चे लोगों, वो इंडिया में कैन बी हेल्ड एट अबव प्लेस, मतलब यहां तो कर ही सकती है, उसके अलावा कोई भी और प्लेस पे कर सकती है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे, लेकिन उसके लिए इन कंपनीज का नो डिफॉल्टिंग फाइलिंग एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा बच्चों। की अपने को मेनली ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ डे एंड टाइम फटाफट से, नॉट अ नेशनल हॉलीडे बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर किया उस दिन आप कर सकते हो। नेशनल हॉलीडे जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है उस दिन मीटिंग नहीं होगी, और मीटिंग 9 से 6 के बीच के अंदर होगी बच्चों को, स्टार्ट हो जानी चाहिए 9 to 6 के बीच में, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, बिजनेस दो तरह के ट्रांजेक्ट करेंगे, ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस। अभी 102 वाले सेक्शन में अपन ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। 4 तरह के हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस है, और उन 4 के अलावा जो भी होंगे वो सारे हमारे स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ बढ़िया क्वेश्चन आता है, सर फर्स्ट एजीएम का टाइमिंग क्या है? फर्स्ट एजीएम कंपनी करेगी बच्चों 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जब भी क्लोज हुआ, जैसे 31 मार्च को फाइनेंशियल क्लोज हो रहा है बच्चों, तो 9 मंथ्स यानी 31 दिसंबर तक ये मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट एजीएम का क्या सीन है? विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट एजीएम और 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पहली एजीएम का रूल 9 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट क्लोजर ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो जैसा मैंने कहा दिसंबर तक कभी भी करिए। उसके बाद बच्चे लोगों रूल ये है कि फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 6 महीने के अंदर आप ये मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, या पिछली एजीएम से 15 महीने, विच एवर इज अर्लियर। नॉर्मली हमारा रूल चलता है, नॉर्मल हम मान के चलते हैं यार, हर कंपनी हर साल फिर 30 सितंबर से पहले पहले अपना एजीएम करेगी। आरओसी 3 महीने से टाइमिंग बढ़ा सकता है, अगर आप टाइमली नहीं कर पा रहे हो, कोई रीजन दे रहे हो रीजनेबल, तो टाइमिंग 3 महीने से बढ़ेगा, लेकिन फर्स्ट एजीएम का टाइम कभी भी नहीं बढ़ने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है, बराबर। चलिए, सेक्शन नंबर 97 कहता है बच्चों, अगर कंपनी ने एजीएम को कॉल करने में कोई भी डिफॉल्ट किया और कोई भी मेंबर जाकर के ट्रिब्यूनल को कंप्लेन करता है, सर ये एजीएम कॉल नहीं हो रही है, तो मे गिव, अगर सेटिस्फाई हुआ तो मे गिव डायरेक्शन, वो ऑर्डर कर सकता है। ट्रिब्यूनल के पास में पावर है बच्चों एजीएम कॉल करने का, ठीक है, और वो बिल्कुल मीटिंग वैसी हेल्ड करवाएगा जैसे एजीएम होती है, लेकिन उसमें वो ये डायरेक्शन भी दे सकता है कि वन मेंबर ऑफ द कंपनी भी अगर प्रेजेंट हुआ, आइदर बाय पर्सन और प्रॉक्सी, डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम बच्चे लोगों, तो कोरम वहां पे हो जाएगा। नॉर्मली आप जानते हैं 5, 15, 30 या मिनिमम 2 प्राइवेट कंपनीज में रिक्वायरमेंट है, पब्लिक में 5, 15, 30 है, लेकिन ट्रिब्यूनल अगर ऑर्डर करे एजीएम कॉल करने का, तो भाई एक जना भी प्रेजेंट है तो मीटिंग वैलिड वाला ऑर्डर वो कर सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम के अंदर बच्चों, एक मिनट रुकिएगा, यहां पे ये जो सेक्शन हमारा आ गया ये एजीएम का नहीं है, ईजीएम का है, ये रुक करके पढ़ना पड़ेगा, रुकिएगा, ये बाद में पढ़ेंगे बच्चों, पहले पढ़ते हैं 99। अगर कंपनी ने एजीएम का सेक्शन फॉलो नहीं किया, अच्छा सेम सेक्शन 100 के अंदर ईजीएम का भी लगता है, पेनल्टी कॉमन है। अगर आपने एजीएम या ईजीएम में सेक्शन नंबर 96 या 100 को फॉलो नहीं किया, तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो भी डिफॉल्ट में होगा उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट है, फाइन बच्चों 1 लाख का है, और कंटिन्यू अगर डिफॉल्ट रही, लगातार चालू रही, तो 5,000 पर डे, जितना लेट करोगे, मीटिंग कॉल करने का टाइम तो फिक्स था, जितना लेट करोगे 5,000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगने वाली, आप लोग ध्यान में रखोगे, बराबर, बहुत सिंपल हो गया। अब हमने कहा सर ये तो ठीक है, लेकिन सर ये तो एजीएम हो गई, तो व्हाट अबाउट ईजीएम बच्चों, सेक्शन नंबर 100, फटाफट से आइए।
अब सेक्शन 100 ईजीएम की बात करता है। आप जानते हो ईजीएम तो साल में एक बार होगी, लेकिन इतने सारे और बिजनेस है, कल को बोनस शेयर इशू करना है, स्वेट इक्विटी करना है, और कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज है, कैपिटल में चेंजेस है, तो आपको जनरल मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी। तो हर बार एजीएम की वेट तो करेंगे नहीं। तो एनी जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी अदर देन एजीएम, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ईजीएम। कोई भी अर्जेंट या स्पेशल बिजनेस के लिए मीटिंग बुलाई जाए, इट इज कॉल्ड ईजीएम। बोर्ड, पहला ऑप्शन बोर्ड के पास है बच्चों। बोर्ड को जब लगे कि हाँ मीटिंग की जरूरत है, बोर्ड मीटिंग को बुलाएगा, लेकिन मेंबर की रिक्वेस्ट पे भी होती है। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर। मतलब बच्चों सुनना, इसको कैसे समझेंगे अपन लोग। अगर ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास में 10% का शेयर कैपिटल है या 10% का वोटिंग पावर है, वो अगर रिक्वेस्ट करें बोर्ड को, तो बोर्ड मीटिंग को बुलाएगा। ठीक है। अब ये जो 10% ऑफ मेंबर्स हैं, इसमें अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसका कॉल से नहीं रहे बच्चे लोगों, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, या डेथ हो चुकी है उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। भाई पहले कॉल का पैसा लाओ, उसके बाद के अंदर तुमको शामिल करेंगे, है ना। लेकिन अगर किसी ने अपने शेयर प्लेज पे रखे हुए हैं, अभी तक नाम शेयर होल्डर का ही है, भले ही शेयर रिसीवर के पास में जा रहे हैं, तो भी उसकी रिक्वेस्ट को शामिल किया जाएगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी उन पॉइंट्स को लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट से अफेक्टेड है। आपने को पता है ना, कुछ कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है। जैसे अगर उन्होंने डिविडेंड का पे, अगर उनको 2 साल तक डिविडेंड पेमेंट नहीं मिला, या कंपनी का वाउंड अप वगैरह हो रहा है, ऐसा कुछ। रिक्वेस्ट पे सारे रिक्वेस्ट साइन कर सकते हैं बच्चों, सबके बिहाफ पे कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग भी सबके बिहाफ पे, रिक्वेस्ट शैल बी साइंड बाय द रिक्वेस्टनिस्ट एंड मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है। अच्छा, ज्वाइंट शेयर होल्डर की अगर रिक्वेस्ट है तो एनी, ऐसा नहीं है कि जिसका नाम पहले लिखा हुआ है, कोई भी शेयर होल्डर ज्वाइंट रिक्वेस्ट पे साइन कर सकता है बच्चों, ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में। अब ऐसी रिक्वेस्ट कही अगर, तो बच्चों कंपनी 21 डेज पहले नोटिस दे के मीटिंग बुलाएगी, और हद से हद 45 डेज ऑन द डेट ऑफ रिक्वेस्ट मीटिंग को बुला लेना चाहिए। 45 दिन का टाइम है रिक्वेस्ट करने से। बाई चांस अगर बोर्ड फेल हो गया, 45 दिन में मीटिंग ही कॉल नहीं किया उन्होंने, नोटिस ही नहीं भेजा 21 दिन वाला, तो बच्चों मीटिंग रिक्वेस्टनिस्ट खुद ही कॉल करेंगे। आप लोग इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट को जानते हो। द रिक्वेस्टनिस्ट शैल हैव अ राइट टू रिसीव लिस्ट ऑफ मेंबर टुगेदर विद देयर रजिस्टर्ड एड्रेस एंड नंबर ऑफ शेयर हेल्ड। तो रिक्वेस्टनिस्ट क्या करेंगे बच्चे लोगों, खुद ही मीटिंग को कॉल करेंगे, और उनको राइट है कि कंपनी उनको बाकायदा लिस्ट ऑफ मेंबर प्रोवाइड करेगी। सर ये लिस्ट है और ये शेयर होल्डर के एड्रेस है, वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है। सर नहीं करे तो नहीं करे, तो ईजीएम कॉल बाय एनसीएलटी, तो हमारे पास रास्ता खुला हुआ है, इनको पता है, वहां जाके कंप्लेन कर देंगे, फिर मीटिंग करनी पड़ेगी, तो देंगे कंपनी मीटिंग का नोटिस। इसमें अब चूंकि मीटिंग रिक्वेस्टनिस्ट कॉल कर रहा है, तो जो भी नोटिस जाएगा बच्चों, स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट, अब दोनों एक ही हो गया है ना, या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यानी कि मेल के थ्रू भी भेजा जा सकता है। मीटिंग हेल्ड होगी 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट रिक्वेस्ट। तो बच्चों सुनना, जब आपने रिक्वेस्ट भेजा था, वहां से 45 डेज तो हमने वेट किया कि शायद कंपनी बुला ले। अगर कंपनी फेल हो गई, तो ये खुद बुला रहे बच्चों, तो यहाँ रिक्वेस्ट से इनको 3 महीने बुला है, तो प्रैक्टिकली तो 45 दिन खत्म होने के बाद इनके पास भी 45 डेज का ही टाइम है ना, तभी तो 3 मंथ हो जाएंगे, 90 डेज पूरे। तो ये मीटिंग को कॉल करेंगे। जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस होंगे मीटिंग के बच्चों, एक बार तो रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद कंपनी इनको रीएम्बर्स करेगी, और कंपनी खुद क्या करेगी, डायरेक्टर लोगों से बच्चों रिकवर करेगी, उनकी सैलरी से, रेम्यूनरेशन से कटेगा कि भाई जब रिक्वेस्ट किया मेंबर ने, तो तुमको मीटिंग कॉल करना चाहिए था, तुम कौन होते हो मीटिंग को नहीं कॉल करने वाले। तो उनके वहां से अमाउंट से पैसा सारा कट जाएगा बच्चे लोगों, रेम्यूनरेशन से कंपनी कैन कट, कंपनी कैन डिडक्ट। कंपनी काय को पैसा भुगतेगी, भाई जब शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करता है तुमको मीटिंग बुलाना चाहिए था, काय को नहीं बुलाया, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। तो बढ़िया पॉइंट हो गया। अब बच्चे लोगों, बाई चांस आप शेयर होल्डर हैं, लेकिन आपके पास 10% की पावर तो है ही नहीं, तो आप तो ईजीएम बुला ही नहीं पाओगे, या आप बुलाना चाह रहे हो लेकिन नहीं बुलाने दी जा रही है, तो ऐसे में ईजीएम बुलाने का पावर ट्रिब्यूनल के पास भी है ना। तो ये क्या करेंगे बच्चे लोगों, अगर इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी, तो स्यू मोटो, बच्चों समझना, एजीएम बुलाई जा रही है, वो तो 97 में किसी की रिक्वेस्ट पे हो रही है, लेकिन ईजीएम के लिए ट्रिब्यूनल खुद भी अपनी मर्जी से, या एप्लीकेशन बाय एनी डायरेक्टर और मेंबर ऑफ द कंपनी, वो मीटिंग को बुला सकता है। जैसे एजीएम बुला रहा था ना, वैसे ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा ईजीएम भी बुलाओ। उसमें वही वाला डायरेक्शन जरूरत पड़े तो दे सकता है कि एक मेंबर भी प्रेजेंट हो गया इन पर्सन या प्रॉक्सी, तो मीटिंग को वैलिड मान लेंगे, ताकि बाकी मेंबर पे प्रेशर है कि हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो एक ने जो डिसीजन लिया वो फाइनल हो जाएगा।
दिस मीटिंग डीम टू बी मीटिंग ड्यूली कॉल हेल्ड एंड कंडक्टेड बाय द कंपनी, बिल्कुल वैसे ही अरेंज की जाएगी बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां आकर के एजीएम से रिलेटेड हमारे जितने रूल्स का कंसेप्ट था वो सारा का सारा आपका हो जाएगा एकदम से खत्म, बोले तो खलास। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया है ना? एकदम सुपर फास्ट रिवीजन के ऊपर आप लोग हैं, मैं ये मान के चल रहा है तुम लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो फटाफट आप रिवीजन ये मेरे साथ में ले सकते हैं। नाउ डिटेल रिवीजन किसी को देखना हो भाई तो आप क्या करेंगे, लॉजिकल रिवीजन सीरीज में जाकर के देखिए, जहां हर एक पॉइंट को बहुत क्लियर तरीके से मैंने बताया है। चलिए जी, अब क्या बच्चों लोगों को नोटिस 101 के अंदर नोटिस, मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है। तो सर मीटिंग के नोटिस के लिए क्या सीन है, 21 क्लियर डेज नोटिस बच्चों देना जरूरी है, यानी मीटिंग से कम 21 दिन पहले नोटिस उनको मिल जाना चाहिए। अगर मिल जाना चाहिए तो भेजा जाएगा 25 दिन पहले, 25 डेज पहले भेजेंगे तो 21 दिन पहले मिलेगा। अब 21 से 25 कैसे पहुंचे बच्चे लोगों, बहुत सिंपल काम किया हमने। 21 में एक दिन तो हमने ऐड किया जिस दिन हम नोटिस भेज रहे हैं, एक दिन वो ऐड किया जिस दिन मीटिंग है, प्लस 2 दिन बच्चों 48 आवर्स हम लोग रास्ते के मानते हैं। याद करो सेक्शन नंबर 20 में अपन ने पढ़ा था, है ना, कि भी मीटिंग के नोटिस के 48 घंटे बाद हम सर्व मान लेते हैं। तो टोटल अगर इनको जोड़ दिया जाए 4 दिन को तो 25 दिन पहले नोटिस जाना चाहिए। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी है बच्चे लोगों तो ये टाइमिंग कम कर सकती है। सेक्शन 8 कंपनी ने अगर एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने में डिफॉल्ट नहीं किया है तो वो ये नोटिस 14 डेज पहले भी भेज सकती है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब 21 की जगह 14 रिप्लेस हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। सर क्या कोई कंपनी शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला सकती है? बिल्कुल बुला सकती है, भी अर्जेंट मैटर है तो शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलाओ, दो ही बात 21 दिन से कम का नोटिस भी दे सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर एजीएम है तो 95% मेंबर का कंसेंट लगेगा, याद आया आप लोगों को। और अगर ईजीएम है तो 2 रिक्वायरमेंट है। सर क्या 2 रिक्वायरमेंट है, नंबर तो चाहिएगा मेजोरिटी में, जैसे नंबर बच्चों 100 हमारे पास में शेयर होल्डर है जिनके पास में 10 लाख का शेयर है, ठीक है, तो नंबर यानी 100 में से कम 51 तो यहां होने चाहिए जिनके पास कैपिटल का 95% हो, यानी कि 9.5 लाख की कैपिटल, दोनों कंडीशन एक साथ में चाहिए। तो एजीएम में तो सिर्फ मेंबर का 95% चाहिए, 100 में से 95 लोग, लेकिन ईजीएम में मेंबर का मेजोरिटी और उनके पास शेयर कैपिटल का भी 95% होना चाहिए। तो बच्चों शॉर्ट नोटिस पर अगर वो एग्री कर ले कि हाँ हमको शॉर्ट नोटिस चलेगा तो आप मीटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर चलेगा, है ना, कम से कम उतना होना चाहिए। तो शॉर्ट अगर ये लोग एग्री कर लें तो अपन 21 दिन से कम का नोटिस भी भेज सकते हैं। नोटिस के कंटेंट में क्या आएगा बच्चे लोगों, मीटिंग का प्लेस क्या है, किस दिन हो रही है, कितने बजे चालू होगी, बिजनेस क्या मीटिंग में करेंगे, क्या पर्पस ऑफ द मीटिंग, अगले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। स्पेशल बिजनेस अगर है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लगेगा। ये दोनों ही पॉइंट कहां पढ़ने वाले हैं, अभी सेक्शन नंबर 102 में। चलिए, मीटिंग का नोटिस किसको जाएगा बच्चों, बहुत प्यारा पॉइंट है, एवरी मेंबर इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा, मरने वाले के लीगल हेयर को भी जाएगा, अगर ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हो चुका है बच्चों इंसॉल्वेंट के केस में तो उसको भी जाएगा, ऑडिटर्स को भी जाएगा, चाहे मीटिंग से उनका लेना देना हो या नहीं हो, एवरी मीटिंग का नोटिस, सिर्फ एजीएम का नहीं, ईजीएम का भी। और एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी इफ इज नॉट अ मेंबर, मेंबर होता तो ऊपर वाले में आ जाता, उसको भी मीटिंग का नोटिस जाएगा। अच्छा सर नोटिस कैसे भेजने का है, भाई पर्सनली दे दो, कोरियर के थ्रू, ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज दो एट द रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया, या कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई एड्रेस दे रखा है तो वहां पे ऑर्डिनरी पोस्ट से कंपनी भेजेगी, या सबसे बढ़िया तरीका आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दो, है ना। अच्छा, अगर मेंबर ने कंपनी के पास में पैसा डिपॉजिट करवा दिया है तो हम उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, अपने पढ़ा भी है, जो मोड बोलोगे वहां से भेज देंगे। अच्छा, कंपनी एक और काम करेगी, जिन लोगों का एड्रेस कंपनी के पास में नहीं है उनके लिए कंपनी जो न्यूज़पेपर है उस स्टेट का जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उसमें भी ये नोटिस जो है वो प्रिंट कर देगी, अपने को ध्यान रखा, दे देगी उसमें भी नोटिस। ज्वाइंट शेयर होल्डर में नोटिस किसको जाएगा बच्चे लोगों, उस पर्सन के एड्रेस पे जाएगा जिसका नाम सीक्वेंस में पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसको। देखो रिक्वेस्ट साइन करने में तो कोई भी कर सकता है, लेकिन नोटिस उस पर्सन को जाएगा जिसका नाम पहले लिखा हुआ है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, a meeting is invalid unless a proper notice of meeting is given। अगर प्रॉपर नोटिस नहीं गया बच्चों तो मीटिंग का नोटिस इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन एक्सीडेंटल मिस्टेक है, जैसे आपको ध्यान हो तो कोर्ट विल डिसाइड, अपन ने पढ़ा हुआ है मिस्टर रॉय वर्सेस कोलकाता केमिकल वाला जो केस था, है ना, तो अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया तो फिर मीटिंग की प्रोसीडिंग पे असर नहीं होगा, कोर्ट विल डिसाइड। एंड नोटिस हमेशा प्रॉपर अथॉरिटी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इशू करने वाले हैं बच्चे लोगों, मतलब उन्हीं की अथॉरिटी से सीएस इशू करता है, लेकिन परमिशन ये देंगे, अप्रूवल ये देंगे, अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, आजकल नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेजा जाता है, उसके प्रोविजन भी देख लो भाई। तो बच्चों मेल के थ्रू,
अपन जो भेज रहे हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, या तो टेक्स्ट कर दो या साथ में कोई अटैचमेंट लगा दो पीडीएफ फॉर्मेट पे, या यूआरएल एड्रेस दे दो जहां पे जाकर के आपको पूरा डिटेल नोटिस का मिल जाएगा। ठीक है, कंपनी वेबसाइट का कंपनी शेल गिव एड्रेस ऑफ द वेबसाइट और फुल डिटेल्स देगी कि आप कैसे उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं अगर हमने यूआरएल फॉर्म में भेजा हुआ है, ऐसा कुछ है तो। अच्छा, फिजिकल वर्जन की तरह ही होगा ये भी। ईमेल के लिए कंपनी खुद अपना इन हाउस फैसिलिटी ले सकती है या थर्ड पार्टी को ऑथोराइज कर सकता है बच्चों बल्क ईमेल भेजने के लिए। ठीक है, मेंबर को साल में एक बार चांस मिलेगा कि वो अपना कोई अपडेटेड अगर ईमेल एड्रेस है तो कंपनी को कंफर्म कर दे। कंपनी खुद भी नोटिस भेजने के 30 दिन पहले मेंबर से एक बार कंफर्म करेगी कि भाई यही तुम्हारा ईमेल एड्रेस है। ठीक है, अगर कोई मेंबर ने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड ही नहीं किया या गलत एड्रेस प्रोवाइड कर दिया बच्चों तो कंपनी फिर इसके लिए अगर और आपको मेल नहीं मिली तो कंपनी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा, अगर फिर भी कोई फिजिकल कॉपी डिमांड कर रहा है तो कंपनी विल प्रोवाइड, कंपनी प्रोवाइड करेगी। एकदम सिस्टम है, एकदम सीधा सिस्टम है। अब जो भी सिस्टम कंपनी यूज कर रही है भेजने का, उसमें कंपनी के पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि कितने लोगों को भेजा, कितनों को मिला, कितना फेल ट्रांसमिशन हुआ, उन सबका रिकॉर्ड रहना चाहिए। अच्छा, अगर कोई ऐसा फेलियर हो गया जैसे नेट का फेलियर है जिसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है तो फिर कंपनी भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, है ना। अच्छा, नोटिस कंपनी की वेबसाइट पे भी आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई वेबसाइट बताए सेबी वगैरह की तो उस पर भी ये नोटिस जो है वो आने वाला है। ये आप लोग बच्चों मेनली ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। चलिए जी, अब जैसा मैंने आपको कहा था यार, बिजनेस एट द मीटिंग, दो तरह के बिजनेस हमारे हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। तो समझिएगा हमारा सीन क्या कहता है। ऑर्डिनरी बिजनेस हमारा कंसेप्ट हो गया कंसिडरेशन ऑफ द अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ ऑडिटर। बच्चों को बहुत सिंपल है कि मीटिंग में जो ऑर्डिनरी बिजनेस हमारा होता है, दो तरह के बिजनेस मीटिंग में होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस चार हैं जो कंपनी अपने एजीएम के अंदर करती है, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट, अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन और उनका अडॉप्शन। ठीक है, सेकंड नंबर पे बच्चे लोगों क्या हो गया, मतलब पहला पॉइंट तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हमारे ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, उन पर अपने को लेना है अप्रूवल। सेकंड नंबर डिविडेंड डिक्लेयर करना है, वो भी एजीएम में होगा, इट इज ऑर्डिनरी बिजनेस। अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है, जैसे पब्लिक कंपनीज में 1/3 डायरेक्टर्स को हर एजीएम में मान लो रिटायर होना है, तो उनकी जगह पे नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसका रेम्यूनरेशन फिक्सिंग, वो भले हर छठे एजीएम में होता हो, फर्स्ट एजीएम के बाद फिर सिक्स्थ एजीएम से, वो सब बच्चों एजीएम के अंदर ही होगा, अपने को ध्यान में रखना है। इन चार बिजनेस को हम ऑर्डिनरी कहते हैं। एजीएम में इन चार के अलावा कुछ करोगे तो स्पेशल है, और एजीएम में जो भी काम किए जाएंगे बच्चों, दे ऑल आर स्पेशल बिजनेस। कुल मिला के इन चार काम के अलावा कुछ भी काम आपने किया तो वो सारा का सारा हमारा स्पेशल बिजनेस के अंदर आ जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से बच्चों, एकदम क्लियर है। तो एजीएम में आपने चार किए तो ऑर्डिनरी, बाकी कुछ किया तो स्पेशल, जैसे कैपिटल क्लॉज चेंज कर दिया, कोई चीज में ऑल्ट्रेशन आपको डालना है, वो सब स्पेशल बिजनेस है। और ईजीएम में तो सारे काम स्पेशल ही हैं। अब जैसा मैंने कहा था, अगर आप कोई स्पेशल बिजनेस मीटिंग में डिस्कस करने वाले हो बच्चे लोगों, तो उसके साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा। आपको याद हो तो अपन ने मॉडल टेस्ट पेपर जब इसके सॉल्व किए तो इस पर हाईएस्ट क्वेश्चंस किए अपन ने। ये कंपनी ने एक नोटिस दिया जिसमें शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी है, मेंबर ने ब्लेम लगाया कि कितना कैपिटल इंक्रीज करना है, ये तो आपने दिए ही नहीं है, तो नोटिस नॉट वैलिड है। एग्जैक्टली वो इसीलिए नॉट वैलिड हुआ क्योंकि आपने मीटिंग के नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच ही नहीं किया था। वो किया होता तो दिक्कत आती नहीं। ये क्या होता है बच्चे लोगों, आ जाओ, नाम से पता लग रहा है अगर कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस कर रहे हो तो नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाओ। इसमें क्या आएगा बच्चों, डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी रिलेटिव्स इन द स्पेशल बिजनेस। मतलब कंपनी के जो भी, अगर जो सब्जेक्ट मैटर डिस्कस कर रहे हो उसमें कंपनी के किसी डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, उसके रिश्तेदार का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जो जैसे आप शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो तो उसका क्या मतलब हुआ, स्कोप क्या है, क्या रीजंस है, वो सब डिटेल अपने को देनी पड़ेगी, ताकि मेंबर सोच के आए कि उसको वोट फेवर में करना है, अगेंस्ट में करना है, क्या करना है, ऐसा कुछ। अगर कोई ऐसा बिजनेस बच्चों डिस्कस कर रहे हो जो किसी कंपनी के साथ, हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रही है और हमारे प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर या केएमपी का उस कंपनी जिसके साथ ये कंपनी डील करने जा रही है 2% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग है उस कंपनी में, 2% या उससे ज्यादा का, तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में टाइम एंड प्लेस बताना पड़ेगा जहां पर मेंबर आकर के सारे इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सके। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर ये नॉन डिस्क्लोजर हुआ तो वैसे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दोगे तो नोटिस भी इनवैलिड हो जाएगा,
उसके अलावा बच्चे लोगों, जो भी डायरेक्टर, प्रमोटर, केएमपी, उनके रिलेटिव्स ने जो भी प्रॉफिट कमाया रहेगा वो कॉम्पनसेशन पे करना पड़ जाएगा आपको, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये हमारा है सेक्शन नंबर 102, बढ़िया सेक्शन में से एक है बच्चे लोगों, बराबर। चलिए जी, अगले सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे एकदम फटाफट से, जो हमारा है 103, यानी कि हमारा कोरम का सेक्शन। चलिए जी, बढ़ते हैं इसकी तरफ फटाफट से। कहां गया भाई, ये रहा 103। हाँ जी, तो किधर गया भाई, सेक्शन नंबर 103 क्या कहता है बच्चों लोगों को समझिएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर बात की जाए 103 में कहता है कोरम। कोरम का मतलब होता है किसी भी मीटिंग को वैलिड तरीके से चलाने के लिए कितने नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम अपने को चाहिए, उसको अपन लोग कोरम बोलते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के केस में कोरम का नंबर हो जाएगा बच्चे लोगों को 2 या 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। पब्लिक कंपनी में अपने को पता है अप टू 1000 मेंबर अगर हो तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। अगर 1001 से लगा के 5000 मेंबर है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। अगर 5000 से ज्यादा मेंबर हैं तो 30 मेंबर्स अपने को पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ कंपनी में प्रोवाइड लार्जर नंबर फॉर कोरम। कंपनी आर्टिकल्स में इस नंबर को बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा सर, अगर ये कोरम नहीं हुआ पूरा तो मस्ट बी प्रेजेंट। बच्चे लोगों को कोरम कब चेक करना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर। ठीक है, यानी अगर मीटिंग 10 बजे स्टार्ट होती है तो 10:30 पे कोरम पूरा हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ बच्चों और मीटिंग रिक्वेस्टनिस्ट ने कॉल किया है, कॉल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रिक्वेस्टनिस्ट अगर हुई है, तब तो वो मीटिंग बच्चों कैंसिल हो जाएगी। और एनी अदर मीटिंग है एजीएम, ईजीएम बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, तो वो हो जाएगी एडजॉर्न। अच्छा, एडजॉर्नमेंट के लिए क्या रूल है बच्चों को, एडजॉर्नमेंट का मतलब आगे की डेट पे शिफ्ट हो जाएगी टू सम डे, सॉरी टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस। मतलब अगले वीक पे वो मीटिंग जो है सेम टाइम और सेम प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगी, या अगर बोर्ड चाहे तो एनी सच अदर डे, अदर टाइम एंड प्लेस, जैसा बोर्ड डिसाइड करे बच्चों, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अब अगर मीटिंग में कोरम नहीं था इसीलिए मीटिंग एडजॉर्न हो गई है, और अगर कोरम नॉट प्रेजेंट इन एडजॉर्न मीटिंग, उसमें भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है बच्चों, तो जितने मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट है इंक्लूडिंग प्रॉक्सीज मिनिमम 2 होने चाहिए, बस ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कोरम के लिए सफिशिएंट होंगे, हमारा कोरम हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, मीटिंग और किसी वजह से अगर एडजॉर्न हो रही है कोरम के अलावा और कोई रीजन, मान लो डिसिप्लिन नहीं था, चेयरमैन ने मीटिंग को आगे एडजॉर्न कर दिया, तो ऐसे में अगर बच्चों कोरम ऐसे में अगर मीटिंग एडजॉर्न होती है और एडजॉर्न मीटिंग में कोरम नहीं होता है तो मीटिंग फिर से एडजॉर्न होगी। सिर्फ यही एक रिक्वायरमेंट है कि कोरम नहीं होने की वजह से अगर मीटिंग एडजॉर्न हुई है बच्चों, तो आगे भी अगर एडजॉर्न मीटिंग में मिनिमम 2 लोग भी आ गए तो कोरम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है। एडजॉर्न मीटिंग के लिए एटलीस्ट 3 दिन पहले अपने को नोटिस देना पड़ेगा, इधर या तो इंडिविजुअली दो, या सबसे बढ़िया तरीका है न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिश हो जाएगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। अब कोरम की रिक्वायरमेंट में कौन कौन शामिल होगा, उसमें अपन ने 2 सेक्शन और लिए हैं, 112, 113। अब बच्चों आपको वैसे ध्यान में रखना है कि कोरम में काउंट होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, जहां तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात है उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, जहां तक प्रॉक्सी की बात है उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा बच्चों लोगों, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बॉडी कॉर्पोरेट यानी किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है बराबर से, तो उसको अपन काउंट करेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल 2 या 2 से ज्यादा कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो काउंटेड एज 2 और मोर बच्चों, तो जितनों को रिप्रेजेंट कर रहा है उतने मेंबर्स मान लिया जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मीटिंग में आया है तो उसको डीम्ड टू बी मेंबर मानना है और उसको भी काउंट करना है। बढ़िया चीज है, उसको मेंबर माना जाएगा, मतलब वो आगे प्रॉक्सी अपॉइंट करने का पावर रखता है। अगर उसने किसी को आगे प्रॉक्सी बना दिया, सपोज करिए कि भाई हम इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे मान लीजिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजा और मैं मीटिंग में प्रेजेंट होता हूं, तो मैं तो कोरम में काउंट हूं। अगर मैं किसी और को आगे अपॉइंट कर देता हूं तो वो प्रॉक्सी माना जाएगा और उसको काउंट नहीं करेंगे, अपने को ध्यान में रखना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली नॉट काउंटेड है, लेकिन उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर है तो दे आर काउंटेड, अपने को ध्यान में रखना है। प्रॉक्सीज अगेन आर नॉट काउंटेड बच्चे लोगों, ये आप लोग ध्यान रखोगे, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो इस पर खूब क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग जानते हो। अच्छा, कोरम कब नहीं चाहिए बच्चों, कई बार अगर ऐसा हुआ, if total members of company are less than quorum number as required by the articles, then all members are present। कई बार ऐसा हुआ बच्चे लोगों की मीटिंग में, मान लीजिए कि किसी कंपनी में पब्लिक कंपनी है और उसमें टोटल मेंबर ही बच्चे लोगों मान लीजिए 7 है, और हमने मान लीजिए 5 का कोरम अपने को चाहिए होता है, अपने को पता ही है। अगर ऐसा हुआ कि 3 मेंबर्स की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो 4 ही लोग रहेंगे फिर हमारे पास में, है ना। तो है ही अभी 4 जने और इस वक्त मीटिंग करना जरूरी है, तो ऐसे में अगर ऑल मेंबर प्रेजेंट हो गए तो आप उस मीटिंग को वैलिडली हेल्ड कर सकते हो, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है,
In such a case, meeting will be validly held even if the quorum as let down in the article is not present. तो भी चलेगा बच्चे लोगों, वन टाइम अपन ऐसे मीटिंग को बुला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोरम अपने को कब से चाहिए? वेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्टिंग बिजनेस मेंबर आर लेस देन कोरम फिक्स फॉर द मीटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्ट नहीं होगा, निल हो जाएगा। यानी बच्चे लोगों 10 बजे मीटिंग स्टार्ट हुआ, 10:30 तक हमारा कोरम पूरा हो गया है ना। दोपहर को मान लेते हैं 2 PM तक 4 बिजनेस अपने को डिस्कस करने थे, उसमें से 2 तो हो गए। अब 2 बजे बाद कोरम का नंबर लेस हो गया, मतलब कुछ लोग घर चले गए लंच के बाद में और कोरम नंबर जितना रिक्वायर्ड था उससे बिल्कुल कम हो गया, है ना। अब बचे हुए 2 बिजनेस आपने वहां पे ट्रांजेक्ट किए तो लॉ कहता है भाई वो वैलिड होने वाले नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोरम प्रेजेंट नहीं था बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। नाउ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग का क्या सीन है भाई? बच्चे लोगों अगले सेक्शन पे आ गए हम लोग, 104 पर। सेक्शन क्या कहता है? मेंबर प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल इलेक्ट वन फ्रॉम अमंग देमसेल्फ बाय शो ऑफ हैंड्स और बाय पोल। देखो चेयरमैन का इलेक्शन कैसे होता है? जो मेंबर वहां पे प्रेजेंट है उन्हीं में से किसी एक को चूज किया जाएगा एज अ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अब आइदर शो ऑफ हैंड्स होता है, पोल से भी हो सकता है। कई बार ड्यूरिंग द मीटिंग अपन चेंज कर सकते हैं, अदर पर्सन अगर चेयरमैन इलेक्ट होता है, पोलिंग के थ्रू भी हो सकता है वो, तो वो रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए चेयरमैन हो जाएगा। तो पहले चेयरमैन के टेन्योर में जो वर्क हुए, मतलब स्टार्टिंग मान लो लंच तक एक चेयरमैन था, 2 बिजनेस ट्रांजेक्ट हो गए, लंच के बाद चेयरमैन चेंज हुआ, बाकी के 2 उसने किए, तो दोनों ही वैलिड माने जाएंगे बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। चेयरमैन को कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, सिर्फ इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स अगर है तो चेयरमैन शैल हैव अ कास्टिंग वोट, है ना भाई। अगर कभी बार ऐसा हो गया कि इक्वलिटी ऑफ वोट आ गए, फेवर में भी 10 आ गए, अगेंस्ट में भी 10 आ गए, उसमें इसको एक एक्स्ट्रा वोट करने का राइट मिलेगा, अपने को ध्यान में रखना है। दिस वोट इज इन एडिशन, मतलब एज अ मेंबर तो वोट कर ही चुका है, लेकिन एज अ चेयरमैन एक एक्स्ट्रा वोट कर सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्योंकि उसी में एक वोट से फर्क पड़ता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है 51% की, स्पेशल में तो वैसे भी 75 चाहिए, तो ऐसे में इसका एक वोट बहुत यूजफुल रहेगा, तो यहां उसको एक वोट एक्स्ट्रा देने का राइट मिलेगा बच्चों, ये अपने को सिंपल ध्यान में रखना है। चलिए जी 105 क्या कहता है अभी देखो, बढ़िया सेक्शन है बच्चे लोगों, प्रॉक्सी का हमारा सेक्शन है 105 का, समझिएगा, बड़ा सेक्शन, अच्छा सेक्शन। मेंबर कैन अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। भाई अगर कोई मेंबर अटेंड नहीं कर सकता है तो अपनी जगह पे अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी। जब तक आर्टिकल्स कुछ और प्रोवाइड नहीं करे, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। मतलब नॉर्मली प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट खाली शेयर कैपिटल वाली कंपनी में होगा, लेकिन अगर आर्टिकल्स परमिट करें तो और का नॉन शेयर कैपिटल वाली गारंटी वाली कंपनीज वगैरह में भी प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है बच्चे लोगों। प्रॉक्सी कैन नॉट वोट एक्सेप्ट ऑन ए पोल, यानी कि प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड्स के अंदर वोटिंग का राइट नहीं रखेगा, सिर्फ पोलिंग होगा, और पोलिंग के लिए अगर डिमांड करनी है तो उसमें भी वो इंक्लूड हो सकता है। प्रॉक्सी का सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ करके खुद मेंबर होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी पर्सन को एज ए प्रॉक्सी भेज सकते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है बच्चे लोगों, मीटिंग से करीबन 48 आवर्स बिफोर प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। यानी अगर 15 जैन की मीटिंग है बच्चों, तो 13 जैन को, जैसे 15 जैन को सुबह 10 बजे की मीटिंग है, तो 13 तारीख को 10 बजे से पहले पहले आपका प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पास में सबमिट होना चाहिए, 48 आवर्स बिफोर, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा, ठीक है। बाई चांस इफ अ मेंबर आफ्टर अपॉइंटिंग प्रॉक्सी अटेंड द मीटिंग, एक मेंबर ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया, उसके बाद बच्चों खुद ही अगर वो मीटिंग में पार्ट लेने के लिए पहुंच गया, तो प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली कैंसिल मान लिया जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, आपने 2 प्रॉक्सी फॉर्म बना के भेज दिए डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को, तो जो लेटर वाला होगा वो पहले वाले को ओवरराइड कर लेगा, बाद वाला वैलिड होगा, लेकिन 48 आवर्स वाला ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सपोज करिए बच्चों कि कंपनी का मीटिंग अगेन 15 जैन को है, अब एक पर्सन है उसने अपने शेयर्स के लिए ए को प्रॉक्सी बना करके भेजा है, वो भेजा है बच्चों 11 को, प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट किया, फिर बी को 12 को सबमिट कर दिया, तो बी वाला वैलिड होगा। अब सी को बनाया 14 को, ये नॉट वैलिड होगा, भले ही बाद में है, क्योंकि प्रॉक्सी फॉर्म 48 आवर्स पहले जाना चाहिए। उसमें भी 2 है, तो जो लेटर वाला है, दोनों रूल्स अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे, तो ये वाला वैलिड हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही अगर मेंबर की डेथ हो जाती है प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद और कंपनी को इस बारे में नॉलेज है, तो प्रॉक्सी वहीं पर रिवोक अदरवाइज वोट कर सकता है, ठीक है। कंपनी कभी भी मेंबर्स को प्रॉक्सीज का लिस्ट प्रोवाइड नहीं करेगी, है ना। कई बार होता है कि कंपनी मीटिंग के नोटिस के साथ ही प्रॉक्सी का लिस्ट भेज दे कि भाई आप नहीं आ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो इनमें से किसी को प्रॉक्सी बना देना। कंपनी ऐसा नहीं करेगी, पनिशेबल है। जब तक मेंबर खुद रिक्वेस्ट नहीं करे कि सर मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता, आप बता दो कौन प्रॉक्सी होना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, जो भी मेंबर वोट के लिए एंटाइटल है वो प्रॉक्सी फॉर्म चेक कर सकता है ना। लेकिन प्रॉक्सी फॉर्म कई बार होता है ना, अपने को डाउट होता है
कि यार फर्जी लोग तो नहीं बैठ गए आके, तो आप प्रॉक्सी फॉर्म चेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मिनिमम 3 डेज का नोटिस कंपनी को राइटिंग में देना पड़ेगा, तभी प्रॉक्सी फॉर्म चेक हो सकते हैं बच्चों, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, नाउ period of inspection is 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting during business hour। मतलब आपको अगर प्रॉक्सी फॉर्म चेक करना है भाई, तो आपको मीटिंग से कम कितने दिन पहले बच्चों, 3 दिन पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा, और आपको प्रॉक्सी फॉर्म चेक करने का परमिशन मिलेगा 24 घंटा, मीटिंग से 24 आवर्स बिफोर से लगा करके मीटिंग के एंड तक। अच्छा 24 घंटे पहले अपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 48 घंटे पहले तक तो फॉर्म आता है अपने पास, 48 आवर्स है ना। अच्छा, एक पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी फॉर मैक्सिमम 50 मेंबर, मैक्सिमम 50 लोगों के लिए बंदा प्रॉक्सी बन सकता है, होल्डिंग नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। बच्चों सुनना, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी फॉर मैक्सिमम 50 लोगों के प्रॉक्सी आप बन करके आ सकते हो, बराबर, लेकिन जिनके पास 10% से ज्यादा का शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी ना, दोनों कंडीशंस फोकस करना पड़ेगा। अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि वो पर्सन अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी फॉर एनी शेयर होल्डर हु हैव होल्डिंग मोर देन 10% शेयर, समझो एक ही बंदा है जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर है, 12-15% है, और उसने एक जने को किसी को प्रॉक्सी बना दिया तो बना सकता है, लेकिन वो फिर और किसी का प्रॉक्सी उस मीटिंग के लिए नहीं बनेगा। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या, मैक्सिमम नंबर में 50, कैपिटल में 10% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब मैं अकेला शेयर होल्डर हूं, मेरे पास ही कंपनी के 15% शेयर है, तो ऐसे तो मैं किसी को प्रॉक्सी बना ही नहीं पाऊंगा, तो मैं जिसको प्रॉक्सी बनाऊंगा वो उस मीटिंग के लिए किसी दूसरे का प्रॉक्सी नहीं बनेगा। ठीक है, नाउ इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग के प्रॉक्सीज राइटिंग में होगा और अपॉइंटर के साइन वाइन होंगे, अपने को पता ही है। तो ये सारे जो सेक्शंस थे, ये हमारे बेसिक सेक्शंस यहाँ पे आके पूरे हुए। अब बच्चों यहां से हमारे कुछ वोटिंग के सेक्शंस चालू होते हैं, जिनमें से कुछ एक सेक्शंस पे आज अपन लोग बात करने वाले। आइए फटाफट से, जैसे हमने कहा वोटिंग राइट पे हमारा एक सेक्शन आता है बच्चों रेस्ट्रिक्शन का। वोटिंग राइट मीन्स द राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ कंपनी टू वोट इन एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी और एनी और बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। सर क्या मतलब हो, देखो समझो, वोटिंग राइट का मतलब हो गया कि मेंबर जो है वो कंपनी की मीटिंग्स के अंदर वोट करेगा, आइदर करेगा शो ऑफ हैंड्स, पोस्टल बैलेट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, कैसे भी। वोटिंग राइट मेंबर का लीगल राइट है। इट कैन नॉट बी विदहेल्ड बाय कंपनीज आर्टिकल, कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू इस राइट को नहीं रोक सकती, सिवाय एक कंडीशन के, अगर आर्टिकल्स प्रोवाइड करें तो मेंबर का अगर कॉल्सिन एरियर है तो बच्चों उसको वोटिंग से अपन रोक सकते हैं। तो नॉर्मली मेंबर को वोटिंग से नहीं रोका जाता है, लेकिन अगर उसका कॉल्सिन एरियर है तो उसको वोटिंग से रोका जा सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नो एडिशनल वोटिंग राइट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पे आपको इंटरेस्ट दे देंगे, लेकिन वोट एक्स्ट्रा मिले ऐसा नहीं होगा कॉल्स इन एडवांस पे। ठीक है, ज्वाइंट शेयर होल्डर अगर है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, तो जिसका नाम पहले रजिस्टर में लिखा है बच्चों उसी को वोटिंग का राइट मिलेगा। आपको ध्यान होता है ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए थे, है ना, जिसमें ज्वाइंट शेयर होल्डर है, दोनों को मीटिंग के अंदर बुला लिया है, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मेरा वोट एक फेवर में जा रहा है, एक अगेंस्ट में जा रहा है, तो चेयरमैन बोलेगा भैया तुम्हारा झगड़ा निपटा लो, हम तो जिसका नाम पहले लिखा हुआ है रजिस्टर में हमारे सीक्वेंस वाइज उसको हम वोटिंग के राइट्स देंगे, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, अब वोटिंग के जो हमारे पास 4 मेथड्स हैं उनमें आ रहा है बच्चों वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, सेक्शन नंबर 107। समझना, A resolution put at the meeting shall be decided on show of hands, हाथ उठा करके वोट करना है, unless a poll is demanded और voting is carried out electronically। सिंपल तरीका है बच्चों, जब तक और कोई तरीका नहीं डिमांड किया जाए, मतलब पोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो, तो सबसे कॉमन तरीका है वो हमारा शो ऑफ हैंड्स का है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय चेयरमैन एंड मस्ट बी एंटर्ड इन द मिनट बुक। जो भी चेयरमैन रहेगा वो वोटिंग अगर शो ऑफ हैंड से होती है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और उसको मिनट बुक के अंदर एंट्री करेगा। ये अपने को सिंपल ध्यान में रखना है। ये हमारा वोटिंग का पहला मेथड है बच्चे लोगों, 107। अब समझिएगा, वोटिंग का एक और मेथड है जिसको हम वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस बोलते हैं, जो आप यहां पे देख रहे हो। बढ़िया पॉइंट है बच्चे लोगों, समझिएगा, फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। एवरी लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी हैविंग 1000 और मोर शेयर होल्डर शैल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी। समझ रहे हैं, हर लिस्टेड कंपनी और ऐसी कंपनी जहां 1000 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं बराबर से, वो अपने मेंबर्स को वोटिंग का फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। नोटिस के अंदर ये क्लेरिफाई कर देंगे कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट कर सकते हो। फैसिलिटी ऑफ रिमोट ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 डेज। अच्छा सुनना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मतलब हो गया कि कंपनी आपको एक एड्रेस प्रोवाइड करेगी जहां पर आकर के आप अपना वोट रजिस्टर कर सकते हैं घर से ही इलेक्ट्रॉनिकली।
कंपनी कम से कम 3 दिन की फैसिलिटी देगी। ये क्लोज होगा 5 PM ऑन द डेट प्रेसिडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। तो सपोज करिए अगर हमने ऐसा कहा कि भाई हमने 18 अगस्त को बच्चों मीटिंग बुलाई है ना, तो पहले दिन शाम को यानी 17 अगस्त शाम को 5 बजे ये वोटिंग फैसिलिटी हमारी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, पहले दिन शाम को 5 बजे। 3 दिन तक ओपन रहेगी बच्चों को। 15 तारीख को जैसे ओपन किया, 15 का तो चलो पब्लिक हॉलीडे आ गया, पर अगर 15 को हमने ओपन किया तो 15, 16 और 17 बराबर 3 दिन हमारा ये ओपन रहना है वोटिंग फैसिलिटी। उसमें कोई हॉलीडे का सीन है नहीं बराबर से, क्योंकि सीधा सीधा से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अपन ओपन कर सकते हैं। मीटिंग तो कॉल कर नहीं रहे क्योंकि पब्लिक हॉलीडे पे मीटिंग नहीं होती, अपने को पता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली हम वोट देने का, मीटिंग फिजिकल हो रही है लेकिन उसमें मेंबर वोट इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता है बच्चों। ये कम से कम 3 दिन ओपन रहेगा, ज्यादा भी कंपनी करना चाहे तो कर सकती है। अगर किसी मेंबर ने एक बार इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दिया है बच्चे लोगों, तो वो वापस से वोट देने का राइट नहीं रखता है। मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, मीटिंग में आ सकता है, वो तो उसका राइट है, लेकिन उसको दोबारा वोट देने का राइट यहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है। एट द एंड ऑफ द रिमोट ई वोटिंग द फैसिलिटी शैल फॉरविड बी ब्लॉक्ड। समझ रहे हैं? एट द एंड ऑफ द रिमोट, जैसे रिमोट ई वोटिंग बच्चों खत्म होगा बराबर, अब एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग पीरियड जो 3 दिन का था, पहले दिन शाम को 5 बजे बंद हो गया, फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, एक या ज्यादा स्क्रूटाइजर अपॉइंट करेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग्स को काउंटिंग करने के लिए। ये CS CM एडवोकेट इन प्रैक्टिस, कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, आउटसाइडर, वो अपॉइंट होगा। अब वोटिंग के बाद में पहले जो वोट कास्ट मीटिंग में हुए फिजिकली, पहले उनकी काउंटिंग होगी, उसके बाद अनब्लॉक किया जाएगा ई वोटिंग वाले वोट्स को इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए। कम से कम 2 विटनेस की प्रेजेंस में वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ओपन होगी। अच्छा, इसमें आप एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैटर है सारा, तो वो भी ले सकते हैं। रिपोर्ट ऑफ द टोटल वोट कास्ट इन फेवर और अगेंस्ट मस्ट बी प्रिपेयर विद इन 3 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। मीटिंग के 3 दिन में बच्चे लोगों को सबमिट कर दी जाएगी बराबर से रिपोर्ट। स्क्रूटनाइजर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा मैनुअली इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें सारी डिटेल लिखेगा, कितने फेवर में आए, कितने अगेंस्ट में आए, क्या हुआ, सारी डिटेल रहेगी। रिजल्ट डिक्लेयर अलॉन्ग विद रिपोर्ट शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। कंपनी की वेबसाइट पे बच्चों रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और रेजोल्यूशन जिस दिन जनरल मीटिंग हुई थी, 3 दिन बाद नहीं, जब मीटिंग एक्चुअल में हुई थी उस दिन से वो इफेक्टिव मान लिया जाएगा। और एक बार रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए आ गया तो बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते, आखिरी अब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं दे रहे, ऐसा अपन नहीं कर पाएंगे बच्चे लोगों। ये अपने को सिंपली ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, बराबर क्लियर हो गया, बढ़िया सा पार्ट है। एक पॉइंट और बच्चों इसमें अपन लेते हैं, पोस्टल बैलेट की बात बाद में करेंगे, पहले एक सेक्शन और लेते हैं क्योंकि 2 फेमस थे, शो ऑफ हैंड्स होता है और एक डिमांड फॉर पोलिंग होता है ना। तो पोलिंग के लिए हमारा क्या सीन रहेगा समझिएगा। इन पोल हर मेंबर को उसके नंबर ऑफ शेयर या कैपिटल के हिसाब से वोटिंग का राइट मिलता है, समझना। नॉर्मली 1 पर्सन 1 शेयर, मेरे पास 10,000 शेयर है तो भी एक वोट है, आपके पास 100 शेयर है तो भी एक वोट है। लेकिन अगर हमने पोलिंग किया तो जितना शेयर है उसके प्रोपोर्शनेट में 10,000 शेयर पे 10,000 वोट व 100 शेयर पे 100 वोट मिलेंगे, इसलिए पोलिंग की डिमांड होती है। पोलिंग की डिमांड कभी भी हो सकती है बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द वोटिंग। शो ऑफ हैंड्स का जो भी रेजोल्यूशन वोटिंग आपने कराया उससे पहले पहले या वोटिंग कराने के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस वक्त हम डिमांड कर सकते हैं, सर हमको तो पोलिंग चाहिए। पोलिंग में बी ऑर्डर्ड बाय द चेयरमैन, खुद की मर्जी से भी कर सकता है, या अगर मेंबर डिमांड करे बच्चों तब तो उसको ये करना ही पड़ेगा। अब कितने मेंबर डिमांड करें वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पोलिंग की डिमांड करेंगे या तो जिनके पास 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो या जिनके पास 5 लाख या उससे ज्यादा की शेयर कैपिटल हो, और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो जिनके पास एटलीस्ट 10% का वोटिंग पावर हो। तो आइदर आपके पास 10% का शेयर कैपिटल है या 10% का वोटिंग राइट्स है, या फिर मिनिमम 5 लाख की कैपिटल अगर जिनके पास में, चाहे एक के पास हो एक से ज्यादा के पास, दे कैन डिमांड की सर पोलिंग करवाइए। हाँ, अच्छा, शो ऑफ हैंड्स में सीधा वोट होता है, पोलिंग में बकायदा बैलेट बॉक्स बनेगा, उसके अंदर जाकर के वोटिंग होगी, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। डिमांड ऑफ पोल विड्रॉ भी की जा सकती है कभी भी, ठीक है। अब पोलिंग करवानी कब है, तो मतलब मीटिंग चालू हो गई है, पोलिंग की डिमांड हो रही है, तो अगर पोल की डिमांड हो रही है मीटिंग को एडजॉर्न करवाने के लिए, वोट करवाने के लिए, चेयरमैन चेंज करने के लिए, तब तो इमीडिएटली करना पड़ेगा। बच्चों चेयरमैन का इलेक्शन करना है या मीटिंग को एडजॉर्न करने के लिए अगर पोलिंग करवानी है तो तुरंत करवानी पड़ेगी डिमांड करते ही। बाकी किसी मैटर पर 48 घंटे में कभी भी अपन करवा सकते हैं, डिमांड से 48 आवर्स में कभी भी जो है वो अपना हो सकता है वहां पे पोलिंग, ठीक है। अच्छा, पोलिंग का भी सेम सिस्टम है, पोलिंग के थ्रू जो वोट होंगे उसके लिए भी स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा, वो भी कोई ना कोई रेपुटेटेड पर्सन होगा, आउटसाइडर होगा,
फिर बैलेट बॉक्स ओपन करके दिखाया जाएगा बच्चे लोगों को हाँ भाई देखो खाली है, फिर उसको सील कर देंगे, फिर उसमें वोटिंग आ जाएंगे बच्चे लोगों, जिस पर जो भी यहाँ पे ये स्क्रूटनाइजर होगा उसके इनिशियल भी होंगे, फिर वोट 2 विटनेस के सामने ओपन होंगे, काउंटिंग होगी, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसका भी सीन बिल्कुल वैसा का वैसा चलता है जैसा नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं, बराबर से। तो ये है हमारा बच्चे लोगों डिमांड फॉर पोल, जो आप लोगों को मेनली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो हम लोगों ने आज के सेशन में 88 से लगा करके 109 तक के सेक्शंस कर लिए बच्चे लोगों। तो एक बड़ा पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 110 से लगा करके 112 तक के जो सेक्शन है, सॉरी 122 तक के, उन पर बात खत्म करके हमारा पूरा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सुपर फास्ट रिवीजन है बच्चे लोगों, उसको हम लोग कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इन सबको करिएगा। और जैसा आप लोग जानते हो यार, इस वक्त में बराबर से 25% का ऑफ बिल्कुल अवेलेबल है हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर, तो जल्दी जल्दी से जाइए और इसका बेनिफिट बढ़िया तरीके से आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए जी, ओके बच्चे लोगों, बाय बाय, टेक केयर। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है जल्दी ही इसके सेकंड पार्ट के अंदर। अच्छे से पूरा लेक्चर देखिएगा, जहां चीजें समझ में आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बच्चों।